तो आज हम लोग ना अपने बुक संचयन के सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, तुम लोग को अगर थोड़ा भी डाउट होगा ना तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की हमारी कहानी है हरियर काका की। अगर एग्जाम पास आ गया है और अभी तक ये चैप्टर नहीं समझ पाए हो तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देख लो, स्टोरी समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हरियर काका कौन है? तो हरियर काका जो हमारे चैप्टर का नाम है, इस स्टोरी के जो लेखक हैं उनका नाम मिथिलेश्वर है। जो चैप्टर के लेखक हैं उन्हीं के घर के आसपास हरियर काका का भी घर है, यानी हरियर काका लेखक के पड़ोसी हैं। तो लेखक हरियर काका के घर आते जाते रहते हैं। लेकिन जब लेखक कुछ दिनों बाद काका के घर गए और उनसे उनके तबीयत के विषय में पूछा तो काका कुछ भी नहीं बोले। लेखक 2 दिन लगातार काका के घर गए और उनसे बात करने की कोशिश की, पर काका बस सिर उठाकर देखते और फिर से सर को नीचे कर लेते। पर ऐसा क्यों? जो काका लेखक को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और उनसे बहुत सारी बातें करते थे, वो आज चुप क्यों है? तो आज हम लोग हरियर काका की जिंदगी की कहानी के बारे में जानेंगे। लेखक की माँ बतलाती है कि जब लेखक छोटे थे तो हरियर काका उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। बिल्कुल वैसे ही प्यार करते थे जैसे एक पिता अपने बच्चे को करता है। लेखक जब थोड़े बड़े हुए तो हरियर काका लेखक के सबसे पहले मित्र बने। लेकिन काका अब लेखक से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? यह सब बताने से पहले लेखक के गांव और खासकर ठकुरवाड़ी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बिना उसके कहानी अधूरी है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गाँव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी, यानी कि 2,500-3 हजार लोग गांव में रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे पर एक बड़ा सा तालाब है, गांव के बीचों बीच एक बरगद का पुराना वृक्ष है और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे लोग ठकुरवाड़ी कहते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी ठीक जानकारी तो किसी को भी नहीं है, पर कहा जाता है कि वर्षों पहले जब गांव में बहुत कम घर और बहुत कम लोग थे, तभी कहीं से एक संत आए थे और उन्होंने उसी स्थान पर अपना एक झोपड़ी बनाया था और वहीं पर वो एक ठाकुर जी की सेवा करते थे और जब उन्हें भूख लगती तो मांग कर खा लिया करते थे और फिर दिन रात भजन किया करते थे और सब लोगों को भी भजन से जोड़ते थे। फिर कुछ दिनों बाद लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहीं पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गाँव का विकास हुआ, मंदिर का भी विकास होते गया और गांव के लोग ठाकुर जी को इतना मानने लगे कि अपनी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानियों को वो ठाकुर जी को बतलाते थे और उनसे मन्नत मांगते थे। और जब उनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाती थी तो वे सोचते थे कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। इसीलिए लोग खुश होकर मिठाई, कपड़े, अनाज, खेत के कुछ हिस्से भी ठकुरवाड़ी में दान देते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर उनकी बेटी की शादी हुई तो ठाकुर जी की वजह से, लड़के की नौकरी हुई तो ठाकुर जी की वजह से, मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। और जब भी लोगों को समय मिलता वे सब लोग आकर ठकुरवाड़ी में कीर्तन किया करते और अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो भी लोग ठकुरवाड़ी में आकर कीर्तन करते ताकि उनका काम हो जाए। यानी लोगों का इस मंदिर से भक्ति भावना जुड़ा है। इस ठकुरवाड़ी के नाम 20 बीघे खेत भी हैं, जो कि ठकुरवाड़ी की देखरेख करने वाले के हाथ में है। इस ठकुरवाड़ी की देखरेख के लिए एक महंत और एक पुजारी भी है। लेखक बताते हैं कि लेखक और हरियर काका भी ठकुरवाड़ी जाते थे, पर लेखक को महंत और पुजारी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। इन लोगों का पूजा पर कम ध्यान और खाने पीने आराम पर ही ज्यादा ध्यान रहता था। काका तो अब बहुत दिनों से ठकुरवाड़ी जाना भी बंद कर दिए हैं। पर क्यों? चलो जानते हैं काका के बारे में। हरियर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाइयों के लड़के भी काफी बड़े हो गए हैं। उनके भाइयों के 2 लड़कों की तो शादी भी हो चुकी है, उसमें से एक शहर में रहकर क्लर्की करने लगा है। काका भाइयों में दूसरे नंबर पर आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि काका की शादी नहीं हुई थी।
थी। उनकी 2 शादियां हुई थी, पर दोनों पत्नियां बच्चे होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गई। जब लोगों ने उनसे तीसरी शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने उम्र को देखते हुए शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और अपने भाइयों के परिवार के साथ ही खुशी खुशी रहने लगे। हरियर काका का पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर रहता है और इन लोगों के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को साफ साफ बोल दिया था कि देखो, काका की अच्छे से सेवा करो, क्योंकि उनके मरने के बाद काका के हिस्से का सारा खेत उन्हीं के नाम तो हो जाएगा, इसीलिए उन्हें खूब खिलाओ पिलाओ। और फिर क्या, काका की कुछ दिनों तक तो अच्छे से सेवा हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें कोई नहीं पूछने लगा और अपने पतियों को तो वे लोग अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन हरियर काका के आगे रूखा सूखा खाना रख देती। और यदि हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तब तो वे मुसीबत में ही फंस जाते। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी कोई उन्हें देखने वाला नहीं, सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते और हरियर काका ऐसे समय में अपनी पत्नियों को याद करके बहुत रोते थे। इसीलिए अब उनके परिवार के प्रति उनका प्रेम भी कम हो रहा था। हद तो उस दिन हो गई जब भतीजा का मित्र शहर से गांव आ रहा था। उसी के स्वागत के लिए बहुत सारे पकवान बन रहे थे। जब काका ने देखा तो वे बहुत ही खुश हुए कि चलो आज बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हरियर काका के थाल में मट्ठा, भात और अचार परोस दिया गया और जब काका ने देखा कि सबने अच्छे अच्छे पकवान पाए और मेरे थाल में ऐसा खाना, तो उन्होंने बीच आंगन में थाल पटक दी और जोर जोर से बोलने लगे, तुम लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ मुफ्त का खाता हूँ? मेरे हिस्से में जो 15 बीघा खेत है ना, उसका अनाज इस घर में आता है, मैं अपना खाता हूँ। जोर जोर से बोलते हुए वे दरवाजे के बाहर जाने लगे। जैसे ही पत्नियों ने आवाज सुना वे अपने कमरे से बाहर आई। हरियर काका दरवाजे के तरफ जा रहे थे और उधर दरवाजे के बाहर पुजारी सारी बातें सुन रहा था। वे जल्दी से जाकर महंत को सारी बातें बता दिया। महंत बहुत ही खुश हुआ। वह हरियर काका के पास आ ही रहा था कि हरियर काका उन्हें रास्ते में मिल गए। वह काका को अपनी बातों में फंसाकर ठकुरबाड़ी ले गया और एक कमरे में बिठाकर बोलने लगा कि अरे हरियर, सब मोह माया है, ना कोई कुछ लेकर आया है और ना कोई कुछ लेकर जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? हम लोग है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। सब लोग ऐसे ही होते हैं और तुम्हारे हिस्से में जो खेत है ना, वो तुम ठकुरबाड़ी के नाम कर दो और आराम से यहाँ रहो। कुछ देर बाद पुजारी हरियर काका को अच्छे अच्छे पकवान खिलाने लगा और बहुत ही सेवा करने लगा। काका भी सोचने लगे, महंत सही ही तो बोल रहे हैं, मुझे अपना सारा जमीन ठकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए। और यहाँ सब लोग कितना प्यार कर रहे हैं मुझे, बल्कि घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और उधर हरियर काका के भाई लोग भी खेत से घर वापस आ गए थे। पत्नियों ने सारी बात बताई। जब काका के भाइयों को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। सबने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि काका महंत के पास ठकुरबाड़ी में है। सब लोग तुरंत ही ठकुरबाड़ी पहुंच गए और बोलने लगे कि हरियर चलो घर वापस चलो। महंत बोला कि अरे कुछ देर हरियर को यहीं रहने दो, तुम लोग कल सुबह आ जाना। महंत के बोलने पर तीनों भाई घर वापस आ गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आया। वे सोचते रहे कि पता नहीं हरियर कल आएगा भी नहीं, हरियर माफ करेगा भी या नहीं। फिर जैसे ही सुबह हुआ तीनों भाई फटाफट ठकुरबाड़ी पहुंच गए और हरियर काका के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे और बोलने लगे कि घर वापस चलो, हमें माफ कर दो। फिर क्या, हमारे हरियर काका मान गए और उन लोगों के साथ घर वापस लौट आए और अब तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ है। सब लोग उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब लोग उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। हरियर काका ये परिवर्तन देखकर बहुत ही खुश हुए। वो मन ही मन सोचने लगे ये सब महंत की ही कृपा है। कुछ दिनों बाद यह बात बहुत ही तेजी से पूरे गांव में फैल गई कि हरियर काका से महंत बोल रहे थे कि ठकुरबाड़ी के नाम उन्हें अपना जमीन कर देना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, हरियर को अपना जमीन ठकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, ये तो जमीन उन्हें अपने भाइयों के नाम ही करना चाहिए। और इधर तीनों भाई भी कह रहे थे कि देखो हरियर,
ये खेत तुम हमारे नाम कर दो और तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हरियर काका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। काका सारी बात लेखक को बतलाते हैं। दोनों के बीच बड़ी गहरी बातचीत चली और निष्कर्ष यह निकला कि हरियर काका को अपना जमीन किसी के नाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जमीन के उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। फिर हरियर काका ने साफ साफ अपने भाइयों को बोल दिया कि देखो, जीते जी तो मैं जमीन नहीं लिखूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो ये जमीन वैसे भी तुम्हारा ही है। लेकिन उधर महंत की भी तो नजर हरियर काका पे ही थी। जब कभी देखते एक ही बात बोलते, विलम्ब ना करो हरियर, जमीन ठकुरवाड़ी के नाम कर दो। लेकिन हरियर काका ना हाँ बोलते ना बोलते, क्योंकि ना कहकर वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। पर महंत जी एक लड़ाकू और दबंग स्वभाव के आदमी हैं। अपनी बात मनवाने के लिए वे जी जान देकर जुट गए। और एक रात जब हरियर काका अपने दलान, यानी कि दलान कहते हैं एक मिट्टी का कमरा को, तो वो अपने दलान में सो रहे और उतने में ही उनके दलान में महंत और पुजारी और उनके कुछ साथी लोग हाला गड़ासा और बंदूक लेकर एकाएक काका के दलान में घुस गए और काका को वहां से उठा लिया। तीनों भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए। भाइयों ने कहा, ये महंत का काम है, चलो ठकुरवाड़ी चले। वे सब ठकुरवाड़ी जा पहुँचे। ठकुरवाड़ी में एकदम सन्नाटा था। सब लोगों को लगा ये महंत का काम नहीं है। वे लोग दूसरी ओर खोजने जा ही रहे थे कि ठकुरवाड़ी से कुछ आवाज आई। आवाज सुनने के बाद सब लोगों को यकीन हो गया था कि काका यही है। फिर ठकुरवाड़ी के छत पे से रोड़े पत्थर गिरने लगे और फिर फायरिंग भी शुरू हो गया। सब लोग भाग गए, लेकिन तीनों भाइयों ने सोचा कि अब हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। और काका महंत का ऐसा रूप देखकर बहुत ही डर गए और सोचने लगे कि इनसे अच्छे तो हमारे भाई ही हैं। महंत काका को पकड़कर जबरन अंगूठे का निशान ले लिया। तब तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने ठकुरवाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। ठकुरवाड़ी में एकदम सन्नाटा था। पुलिस ने ठकुरवाड़ी का गेट खोलने को बोला, कोई भी आवाज नहीं आई। तब पुलिस फायरिंग आसमान में शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा महंत ठकुरवाड़ी का गेट खोला। उस महंत की उम्र लगभग 80 वर्ष से भी ज्यादा थी। पुलिस ने पूछा तो वो साफ साफ कुछ भी बताने से मना कर दिया। पुलिस ठकुरवाड़ी की जांच करने लगा। तभी एक कमरे से आवाज आई। पुलिस जब आवाज सुना तो वह गेट को तोड़ दिया और पुलिस का शक एकदम सही निकला। वहाँ पे हरियर काका थे, जिनके मुख में कपड़े डाले हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे और बेचारे काका नीचे जमीन पे पड़े हुए थे। काका ने पुलिस को सारी बात बता दी। काका अब अपने भाइयों के साथ घर वापस लौट आए और घर वालों ने अब काका की देखरेख के लिए कुछ और साथियों को, रिश्तेदारों को बुला लिया था। काका ये अच्छे तरीके से समझ गए थे कि सब लोग इनके जमीन के कारण ही इनकी सेवा कर रहा है और काका सोच लिए थे कि अब मैं जीते जी अपना जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन तीनों भाई बार बार जमीन लिखने को बोलते और काका बार बार मना कर देते। फिर काका को वे लोग डांटने फटकारने लगे, बोलने लगे कि जमीन हमारे नाम कर दो। काका के बार बार मना करने पर उन लोगों को गुस्सा आ गया। फिर क्या, एक रात वैसा ही हुआ जैसा कि महंत ने काका के साथ किया था। सब लोगों ने मिलकर उनसे जबरन अंगूठे का निशान एक कागज पर लेने लगे। काका जोर जोर से चिल्लाने लगे। तीनों भाइयों ने मिलकर काका को बहुत मारा। आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और सब लोग पूछने लगे क्या हुआ। तीनों भाई बोलने लगे, ये घर का बात है, घर तक ही रहने दो, तुम लोग बीच में मत आओ। पर जैसे ही ये बात महंत को पता चला, फिर क्या, उसने भी पुलिस बुलवा ली। पुलिस ने काका को वहां से मुक्त किया। अब हमारे काका बहुत डर गए थे। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की तो पुलिस वालों ने उनकी सुरक्षा के लिए 3-4 पुलिस वाले साथ रख दिए। और जब ये सारी बात गांव के एक नेताजी को पता चला तो फिर क्या, वे भी हरियर काका के पास पहुंच गए और बोलने लगे, क्यों ना हरियर, तुम अपनी सारी जमीन
एक विद्यालय खोल दो ताकि गांव का विकास हो और तुम्हारा भी नाम रोशन हो। लेकिन काका तो अब सोच लिए थे कि मैं जीते जी अपना जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। फिर क्या, नेताजी को वहाँ से उदास होकर जाना पड़ा। इन दिनों तो गांव में केवल एक ही चर्चा चल रही है, हरियर काका किसको देंगे अपना जमीन। कोई बोलता भाइयों को देंगे, कोई बोलता महंत को देंगे, लेकिन इधर हमारे हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर भी है उनकी देखभाल करने को। हालांकि उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे वे खुशी खुशी जीते और आराम की जिंदगी जीते, परंतु वे तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कुछ नहीं बोलते, बस आसमान को देखते रहते। लोग तो उनके बारे में कहते सुनते, पर हरियर काका ना कुछ बोलते ना कुछ सुनते, और पुलिस वाले भी उन्हीं के पैसे से आराम की जिंदगी काट रहे थे। तो आज की हमारी कहानी है सपनों के से दिन, और लेखक है गुरदयाल सिंह। इस कहानी में लेखक अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि कैसे वे लोग अपने बचपन में खेला करते थे। सब लोग एक जैसे ही दिखते थे, नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े, यहाँ तक जो कुर्ता पहनते थे उसका बटन भी टूटा हुआ रहता। सबके बाल भी बिखरे होते, और जब सब लोग लकड़ी की ढेर पर चढ़कर खेलते तो कई बार सबको चोट भी लग जाती और खून भी बहने लगता। फिर जब सब लोग इस हालात में घर जाते तो उन लोगों की और जम के पिटाई होती। मार खाने के बाद भी सारे बच्चे फिर से खेलने चले जाते। लेखक को तब यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब उन्होंने मनोविज्ञान का विषय पढ़ा तो पता चला कि बच्चों को खेलना क्यों पसंद है। 2-4 को छोड़कर किसी को स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता, और कुछ तो स्कूल जाते भी नहीं थे। उनके माँ बाप भी उन्हें कुछ नहीं बोलते थे। कुछ उनके साथी हरियाणा और राजस्थान के भी थे। इनकी भाषा तो बहुत अलग थी, पर खेलते समय सब लोग एक दूसरे की भाषा अच्छे से समझ लेते। जब सब लोग स्कूल जाते तो हरी घास, अरियाल की झाड़ी, गुलाब, गेंदा और सफेद रंग के फूल इन्हें बहुत अच्छा लगता। कभी कभी तो स्कूल के चपरासे से छुपकर ये लोग फूलों को तोड़ भी लेते, लेकिन कुछ देर के बाद फूलों का क्या करते पता नहीं। और ये लोग अगली क्लास में जाते तो इन्हें अच्छा भी लगता और दुख भी होता कि अब अधिक पढ़ना पड़ेगा, और नए शिक्षकों से मार खाने का भी डर रहता। जब स्कूल की छुट्टियां होती तो लेखक नानी घर जाया करते थे। वहाँ खूब खाते पीते, और नानी घर अगर नहीं जाते तो घर के बाहर के तालाब में सब लोग जाकर खेला करते। कभी नहाते तो कभी मिट्टी की ढेर में लोट-पोट होते। आधी छुट्टियां तो ऐसे ही बीत जाती। और जब सब लोगों को होमवर्क करने का डर सताता तो वे सोचते कि चलो बाद में कर लूंगा, और जब छुट्टियां खत्म हो जाती तो फिर वे लोग सब मिलकर सोचते कि चलो अब मार ही खा लेंगे। इस काम के लिए हिम्मत देने वाला सबका नेता ओम था, जिसका सिर बहुत बड़ा था और वह लड़ाई भी अपने सिर से ही करता था। तरबूज जैसा सर, उसमें नारियल जैसी आंखें और बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, सब लोग उसे रेल बम्बा के नाम से चिढ़ाते थे। लेखक का स्कूल छोटा सा था, उसमें 9 कमरे थे। दाईं ओर का पहला कमरा हेडमास्टर का था, जिनका नाम मदन मोहन था। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। ये 5वीं और 8वीं श्रेणी के बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों से प्यार भी करते थे। लेखक भी इन्हीं के कारण पढ़ पाए, क्योंकि वे एक अमीर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे जो लेखक से ऊंचे क्लास में था। उसका पुराना पुस्तक वे लेखक को लाकर दे दिया करते थे, क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे नए पुस्तक ले सके। ठीक उनसे उल्टे स्वभाव के पीटी मास्टर थे, जिनका नाम प्रीतम चंद था। अगर प्रेयर के समय कोई भी बच्चा लाइन से इधर उधर होता तो पीटी मास्टर उसकी जम के पिटाई करते। सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे। लेकिन लेखक बताते हैं कि कभी कभी सब लोगों को स्कूल बहुत अच्छा लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास होता, नीली पीली झंडियां लेकर जब सब लोग 1 2 3 करते, और जब कभी पीटी मास्टर शाबाश बोल देते तो सब लोगों को ऐसा लगता कि मानो कोई चमत्कार ही हो गया। सब लोग मन ही मन अपने आप को फौजी मानने लगते। सन 1923 में दूसरे विश्व युद्ध का समय था
जब नावा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जंग शुरू होने से पहले ही राजा का देहांत हो गया। राजा का बेटा विलायत में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब राजा ना होने की वजह से अंग्रेजों ने सब लोगों को जबरन फौज में भर्ती करने लगा और सुख सुविधा का लोभ देकर एक गाना सुनाया करता था, भारती हो जा रे रंगरूट, भारती हो जा रे, अठे मिले सो टूटे लित्तर, उठे मिलेंगे बूट, भारती हो जा रे रंगरूट, अठे पहने सो फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भारती हो जा रे रंगरूट। लेखक को भी गाना याद था। वे बोलते हैं कि मुझे भी परेड के समय ऐसा लगता कि मैं फौजी हूँ। और जब लेखक चौथी श्रेणी में गए तो पीटी मास्टर ही फारसी पढ़ाते थे। बच्चों को फारसी अभी नहीं आती थी, लेकिन प्रीतम चंद्र ने तो एक शब्द रूप याद करने को दिया। एक दो बच्चों ने तो आधा शब्द सुनाया, पर और कोई भी सुना ना पाया। प्रीतम चंद बहुत गुस्सा हुए और सबको उन्होंने मुर्गा बना दिया। उसी समय हेड मास्टर अपने कमरे की तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो पीटी मास्टर पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पीटी मास्टर को बहुत डांटा और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। अब फारसी हेड मास्टर ही पढ़ाते थे और उधर पीटी मास्टर अपने घर में आराम से रह रहे थे। उन्हें अपने नौकरी के जाने का जरा सा भी गम नहीं था और अपने तोते को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और प्यार से उससे बातें करते थे। जब यह बात लेखक और उनके साथियों को पता चला तो सब लोग बहुत हैरान हुए कि जो मास्टर हमें इतना मारते थे वे तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। आई होप स्टोरी सबको क्लियर हो गया हो। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर टोपी शुक्ला की तरफ बढ़ते हैं। टोपी शुक्ला, लेखक राही मासूम रजा। लेखक बताते हैं कि बच्चों को जहाँ से भी अपनापन महसूस होता है वे वहीं जाना चाहते हैं, फिर वो चाहे किसी भी जात या मजहब का हो। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। टोपी और इरफान बहुत अच्छे मित्र थे। टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था। इसके पिता का नाम डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला था। ये डॉक्टर थे। और माता का नाम राम दुलारी, दादी का नाम सुभद्रा देवी। ये लोग हिंदू परिवार के हैं। उसके दो और भाई भी थे, एक का नाम मुन्नी और एक का नाम भैरव था। सीता नाम की एक नौकरानी भी थी। अब इरफान के बारे में जान लेते हैं। इरफान का पूरा नाम सैयद रजगाम मुर्तुजा था। पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन थे और ये कलेक्टर थे। उसकी दादी को बीबी कहकर लोग पुकारते थे। इरफान के घर में उसकी दीदी, अम्मी और उसकी छोटी बहन भी रहती थी। छोटी बहन का नाम नुजहत था। ये लोग मुसलमान हैं और इरफान के दादा मौलवी थे। जैसे हिंदुओं में पंडित पुजारी होते हैं वैसे ही मुसलमानों में मौलवी होते हैं। इनके दादा परदादा की इच्छा थी कि इनके लाश को करबला दफनाई जाए, पर इरफान के पापा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए जब वे मरे तो उनकी लाश को हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में ही दफन की गई। इरफान की दादी भी बड़े नमाज और रोजे किया करती थी, पर जब उनके बेटे को चेचक हुआ तो चारपाई के पास एक पैर पर खड़े होकर बोली, माता मोरे बच्चे को माफ करियो। वे पूरब की रहने वाली थी, इसलिए पूर्वी बोलती थी और इन्हें नाचना गाना भी बहुत अच्छा लगता था। परंतु इरफान के दादा को ये सब नहीं पसंद। लेकिन जब इरफान के दादा मर गए और इरफान का जन्म हुआ तो इरफान के छठी पर खूब नाची गाई। इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी और अपने मायके से बहुत प्यार करती थी। इन्हें दूध घी खाना भी बहुत पसंद था। इसलिए जब वो मरने लगी थी तो वो अपने मायके के बातों को ही याद कर रही थी। इरफान और टोपी उस समय स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ते थे। दोनों को ही इरफान की दादी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह इरफान को रात में कहानियां सुनाया करती थी। और टोपी भी जब उनके घर जाता तो वह दादी से ही बात करता। दोनों को दादी की भाषा भी बहुत अच्छी लगती थी। टोपी की माँ की भी भाषा कुछ मिलती जुलती ही थी, इसलिए दोनों ही उस भाषा को सीखने की कोशिश करते। पर इरफान के घर वालों को ये भाषा बिल्कुल नहीं पसंद थी और ना ही टोपी के घर में ये भाषा किसी को पसंद थी। एक दिन जब टोपी सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था तो वह बोला,
अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, ये अम्मी तुमने कहाँ से सीखा? टोपी बोला, ये हम इरफान से सीखा है। सब लोगों को जब पता चला कि वो एक मुस्लिम लड़का है तो सब लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके घर जाने से भी मना कर दिया, पर टोपी नहीं माना। और हद तो तब हो गई जब मुन्नी ने झूठ बोला कि टोपी को कबाब खाते देखा था, जबकि कबाब वही खा रहा था। फिर क्या, टोपी की जमकर पिटाई हुई। जब दूसरे दिन वह स्कूल गया तो इरफान को सारी बात बताई। दोनों ज्योग्राफिया के विषय में स्कूल से भाग गए और पंचम के दुकान से केले खरीदकर खाने लगे और बैठकर बातें करने लगे। टोपी बोला, क्यों ना हम दोनों अपनी दादी को ही बदल ले, क्योंकि टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इरफान बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरी दादी मेरे अब्बू की माँ भी तो है ना। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी अब जल्दी ही मर जाएगी, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है और बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। इतने में नौकर आकर खबर दिया कि इरफान की दादी मर गई। जब शाम के समय टोपी इरफान के घर गया तो बहुत सन्नाटा था। टोपी इरफान से बोला, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। और दोनों रोने लगे। 10 अक्टूबर सन 45 में टोपी ने कसम खाई कि वह कभी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता के नौकरी में बदली होती हो, क्योंकि इरफान के पिता का ट्रांसफर हो गया था। अब वह बहुत अकेला था, पर फिर भी वह इरफान के बंगले में जाया करता था। लेकिन अब वहाँ नया कलेक्टर आ गया था। उसके 3 बेटे थे, बिल्लू, गड्डू और डब्बू। पर टोपी से किसी ने दोस्ती नहीं की। और एक दिन जब वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो टोपी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। वे लोग टोपी से लड़ने लगे और अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी के पेट में सांस सुई पड़ी। फिर वो उस बंगले की तरफ कभी नहीं देखा। टोपी अब अपना अकेलापन दूर करने के लिए नौकरानी से ही बात किया करता था। ठंड आने वाली थी। घर में सबके लिए ठंड के कपड़े बने थे, पर टोपी को मुन्नी का छोड़ा हुआ कपड़ा मिला। टोपी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह कपड़ा नौकरानी के बेटे को दे दिया। यह सुनकर दादी गुस्सा हो गई और टोपी को फिर कोई ठंड का कपड़ा नहीं मिला। और ऐसे भी जब से टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ है, उसे कोई नहीं प्यार करता है। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ने में बुरा था, बल्कि बात यह थी कि जब भी वह पढ़ने बैठता, घर वाले कोई ना कोई काम दे देते और स्कूल में भी सब लोग उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वह अपने से नीचे कक्षा वालों के साथ बैठने लगा था। शिक्षक भी उस पे कभी ध्यान नहीं देते, पर किसी तरह उसने मेहनत करके तीसरी बार में 3rd डिवीजन से 9वीं में पास हुआ। पर फिर भी दादी मजाक उड़ाकर बोली, चलो तीसरी बार ही सही, पास तो हो गए। तो आज हम लोगों ने मिलके ना सनचैन बुक के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है।